गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्या कर रहे थे, न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और थर्ड लॉ का मैंने डेफिनेशन बता दिया था तुमको, थर्ड लॉ का कुछ एप्लीकेशन भी बताया था, और मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। होमवर्क में क्या था, होमवर्क में था वो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं वो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जैसा हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन होगा वैसे ही रोप बकेट प्रॉब्लम भी होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कैसे एक्सप्लेनेशन देना है अपने को। जैसे क्वेश्चन ये था कि हाउ इफ एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हाउ द हॉर्स इज एबल टू पुल द कार्ट। क्वेश्चन क्या है, माइक सीधा कर लेते हैं। हाँ, इफ एक्शन reaction pairs are equal and opposite, if action reaction pairs are equal and opposite, then how a horse can pull a cart। ये क्वेश्चन था क्या, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। इसका डायग्राम अगर बनाओगे तो अब ये हॉर्स होगा, मतलब आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट, मतलब पता नहीं कैसा बनेगा ये, ठीक है। ऐसा कुछ होता है एंड द हॉर्स कीप्स रनिंग, ठीक है। टेढ़ा नहीं होता पैर इसका। ठीक है, सब ये ऐसा कुछ होता है हॉर्स हमारा, ठीक है। जो भी होगा सही है गलत है, हॉर्स मैं लिख दे रहा हूँ, ये हॉर्स ही है, ठीक है, कुछ और नहीं है। अब ये जो हॉर्स है, ठीक है, ये हॉर्स सिर्फ अगर हॉर्स के बारे में सोचो, काट वाट के बारे में नहीं सोच रहे, अभी सिर्फ हॉर्स है अगर, तो ये हॉर्स कर क्या रहा है। ये हॉर्स जब आगे चलना है, या तुम भी जब खुद से वो सोचोगे, जब तुमको आगे जाना होता है तो तुम क्या करते हो, अपने पैरों से अर्थ को पीछे धकेलते हो गया। जब तुम अपने पैरों से अर्थ को पीछे धकेलते हो तो अर्थ तुमको क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ देगा। उससे क्या होता है, तुम आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हो। तो हॉर्स के साथ भी ऐसा ही होगा। हॉर्स क्या करता है, हॉर्स अर्थ पर एक फोर्स लगाता है जिसको मान लेते हैं एक्शन। अब ये जो फोर्स हॉर्स ने अर्थ पे अप्लाई किया, उसके कारण ग्राउंड क्या करता है, उसको एक रिएक्शन फोर्स यहां पे अप्लाई करके देता है। जितना एक्शन हुआ है उतना ही रिएक्शन होता है। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक पार्ट इस तरफ होगा और इस रिएक्शन का एक पार्ट इस तरफ होगा। ये जो पार्ट है ना, वो क्या करता है, वेट को बैलेंस करता है। ये जो पार्ट है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर के डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स है, ये जो रिएक्शन फोर्स है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर के पार्ट में और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा है, मतलब हॉर्स के वेट को बैलेंस कर रहा है। और ये जो आगे के साइड में है वो क्या कर रहा है, हॉर्स को आगे मूव करा रहा है, हॉर्स को आगे मूव करा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब ये हॉर्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब क्या करते हैं ना, एक कार्ट इसमें बांधना स्टार्ट कर देते हैं। तो कार्ट जो होगा, कार्ट अब ऐसा है कि मान लो ये जो कार्ट है, ठीक है, ये जो कार्ट है और इसको, इन दोनों के बीच में एक रोप कनेक्टेड होता है क्या, ऐसे हॉर्स और कार्ट के बीच में क्या होता है, रोप कनेक्टेड होता है। अभी सिर्फ हॉर्स के बारे में अगर सोचोगे तो हॉर्स क्या कर रहा है, आगे जाना स्टार्ट कर रहा है। अगर हॉर्स आगे जाना स्टार्ट कर रहा है तो ये जो धागे हैं जिनसे ये कार्ट बंधा हुआ है, हॉर्स के आगे जाने से इन धागों में टेंशन जनरेट होगा क्या, हाँ या ना, इन धागों में टेंशन जनरेट होगा। अब बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, ये जो टेंशन फोर्स धागों में जनरेट हुआ है, उसके कारण कार्ट क्या हो रहा है, आगे की तरफ पुल हो रहा है। तो इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर सर कहां पे आया, इसमें एक्शन, हॉर्स का एक्शन ग्राउंड पर हो रहा है, ना कि कार्ट पर।
बात समझ में आ रहा है? हॉर्स का जो एक्शन हुआ वो ग्राउंड पर हो रहा है, कार्ट पर नहीं हो रहा है, और ग्राउंड से जो रिएक्शन आया उसके कारण क्या हो रहा है, हॉर्स आगे मूव कर रहा है। अब सिंस द हॉर्स इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग, तो वो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट टेंशन द कार्ट इज बीइंग पुल्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ट्राई टू मेक अ डायग्राम, ठीक है? आप इस तरह से डायग्राम बना लेना। मेरा डायग्राम, मेरे को पता है मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो आपको क्या लिखना है कि द हॉर्स इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ग्राउंड, द हॉर्स इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ग्राउंड, ये तुमको लिखना है जो मैं बता रहा हूं अभी। द हॉर्स इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। Because of the action of the force, a reaction force is generated by the ground which is acting on the horse, ठीक है? अच्छा, अब the force, the reaction force can be divided into two parts. The upward part is balancing the weight of the horse, and the forward part is making the horse to move in the forward direction. As the horse is moving, ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, स्क्रीन को पॉज कर करके लिख लेना। As the horse is moving in the forward direction, the tension, as the horse is moving in the forward direction, the cart and the thread joining the cart and the horse develops a tension. Because of that tension, the cart is moving in the forward direction. ठीक है? तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अब जैसा ये एक्सप्लेनेशन है वैसे ही बकेट और रोप वाला भी एक्सप्लेनेशन तुम दोगे। तुम रोप पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो रोप में क्या हो गया, रोप में एक टेंशन जनरेट हो गया। बिकॉज ऑफ दैट टेंशन वो बकेट जो होगा वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया है, तुमको न्यूटन के 3 लॉ समझा दिए हैं, और तीनों लॉज के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉज को सेटिस्फाई करने वाले उसको एग्जाम्पल्स, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? जरूरत पड़े तो एक से ज्यादा कर लेंगे। एक क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर फ्रिक्शन पे बात कर लेंगे। फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन भी मैंने आपको पहले का ही पढ़ाया है। मान लो एक ट्रेन है, ठीक है? ये क्या है, ये ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन है, ट्रेन का इंजन है। ये मान लो ये कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2 एंड कंपार्टमेंट 3। 3 कंपार्टमेंट है ऐसे, ठीक है? ट्रेन है, छोटा ट्रेन है, इंजन है इसका, कंपार्टमेंट C1, C2, C3। अच्छा, सारे कंपार्टमेंट्स, जितने भी कंपार्टमेंट है ना, सबका मास कितना है, 10,000 kg। सारे जो कंपार्टमेंट्स है वो आइडेंटिकल है और सबका मास कितना है, 10,000 kg। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो इंजन है, ये जो इंजन है वो आगे के डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट कर रहा है, फोर्स। अच्छा, ये जो इंजन है, इंजन का खुद का मास कितना है, इंजन का खुद का मास है 10,000 kg। मतलब जो इंजन है, इंजन का भी खुद का मास कितना है, 10,000 kg। अब इस इंजन ने क्या किया है, एक फोर्स जनरेट किया है। ये जो इंजन है, इंजन क्या कर रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है। कितने मैग्नीट्यूड का इसने फोर्स जनरेट किया है, 80,000 न्यूटन का फोर्स जनरेट किया है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इंजन ने फोर्स जनरेट किया 80,000 न्यूटन का। अब क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ये वाला जो थ्रेड है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया अपने को, यहां पे थ्रेड है T1, ये T2 और ये T3। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द टेंशन, calculate the tension in thread T1, T2 and T3। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेंशन इन थ्रेड T1, T2 एंड T3। ध्यान से देखते हैं। अब सबसे पहला बात, टेंशन कैलकुलेट करना है। टेंशन कैलकुलेट करना है तो मैं जैसे बताऊंगा ना, मैं क्वेश्चन को जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ध्यान से देखना, और उसी तरह से आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अभी ये जो फोर्स जनरेट हुआ है 80,000 न्यूटन का जो फोर्स जनरेट हुआ है वो किस किस को साथ लेके चल रहा है? वो पूरे ट्रेन को यही फोर्स लेके आगे चल रहा है क्या? वो जो 80,000 न्यूटन का फोर्स जनरेट हुआ है पूरे ट्रेन को तो यही आगे खींच के ले जा रहा है। हमने ये पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ से कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। अब यहां पे जो फोर्स होता है वो एक्चुअल में कौन सा फोर्स है? नेट। और ये मास किसका है? तो पूरे सिस्टम का मास, ये पूरे सिस्टम का मास है, ऐसा लिखेंगे क्या? अब अगर ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखोगे और वहां पे देखोगे तो जो नेट फोर्स जनरेट हुआ है, नेट फोर्स जो जनरेट हुआ है वो 80,000 न्यूटन का है क्या? और पूरे सिस्टम का टोटल मास जो आगे चल रहा है, पूरे सिस्टम का टोटल मास जो आगे चल रहा है वो 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 का मास है और इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना ऐसा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारे पास क्या हो गया है? एक्सेलरेशन का वैल्यू आ चुका है। आई होप इतना तुमको समझ में आया होगा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जो लग रहा था वो 80,000 न्यूटन का था। फिर हमने देखा कि पूरे सिस्टम का मास कितना है, तो पूरे सिस्टम का जो मास है वो 10,000 ऑफ इंजन इटसेल्फ एंड 3 कंपार्टमेंट्स ऑफ 10,000 ईच। तो अब सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब T1 कैलकुलेट करने पे देखते हैं। एक बार T1 कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो बाकी भी कैलकुलेट करना आ जाएगा। अच्छा, T1 कैलकुलेट करने के लिए ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अगर मैं हटा दूं, ये इंजन वाले पार्ट को ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। हमने अभी तक क्या देख लिया है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आया है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमारे पास आया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चल रहा है, ये भी और ये भी और ये भी सब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ट्रेन का कंपार्टमेंट नागपुर पहुंच गया होता और दूसरा ट्रेन का कंपार्टमेंट अभी अमरावती में ही होता। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे T1 कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना कि मैं T1 कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। एक बार T1 कैलकुलेट करना सीख जाओगे ना तो T2 T3 में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 80,000 न्यूटन का फोर्स है, ये जो 80,000 न्यूटन का फोर्स है वो फोर्स किस पे लग रहा है? ये जो 80,000 न्यूटन का फोर्स है वो फोर्स तो इंजन पे लग रहा है ना। इंजन पर 80,000 न्यूटन का फोर्स लगा, ऐसा लग रहा है क्या? ये 80,000 न्यूटन इस पे लग रहा है क्या, या इस पे लग रहा है क्या, ये इस पे लग रहा है क्या? नहीं, 80,000 न्यूटन का जो फोर्स है वो तो इंजन पे लग रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? मुझे फोर्स चाहिए T1 T2 T3, मतलब ये जो T1 T2 T3 ये जो धागों में टेंशन होंगे ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखना अपन कैसे अप्रोच कर रहे हैं। मान लो मुझे T1 कैलकुलेट करना है। अगर मैं इस इंजन को हटा दूं, ध्यान से देखना, तो अगर मैं इस इंजन को हटा दूं, मान लो ये इंजन नहीं होता, तो C1 C2 C3 को आगे चलना है। कौन आगे लेके जाएगा? ये जो T1 यहां पर होता, ये जो T1 यहां पर है वही तो आगे इसको C1 C2 C3 को पुल कर रहा है ना। इसका मतलब T1 फोर्स जो है वो क्या कर रहा है? C1 C2 और C3, C1 C2 C3 इन तीनों को आगे कौन खींच के लेके जा रहा है? T1 लेके जा रहा है क्या? तो अगर मुझे T1 कैलकुलेट करना है, हम क्या जानते हैं? अब T1 मेरे पास नेट फोर्स है क्या? C1 C2 C3 पे अगर मैं बात करूं तो T1 जो है वो क्या है? नेट फोर्स है जो इन तीनों पे साथ पे लग रहा है। अब जब भी नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो क्या लिखते हैं? मास ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं क्या सिस्टम का? ऐसा ही लिखेंगे। अभी पूरे सिस्टम, मैंने इंजन को तो कंसीडर किया ही नहीं है, अब इंजन के इधर से देख रहे हैं तो पूरा सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? 10,000 10,000 10,000। पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? पूरे सिस्टम का मास है 30,000 का, और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T1 का वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 60,000 न्यूटन मेरे पास T1 का वैल्यू आ गया है क्या? हाँ या ना? T1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया है? 60,000 न्यूटन। बात समझ में आया? सिंपल सा तुमको ये लॉजिक याद रखना है कि जो 80,000 न्यूटन का फोर्स था वो तो लग रहा था पूरे इंजन पे। मुझे क्या करना है? T1 जानना है। T1 क्या है?
T1 जो है वो C1 पे लग रहा है। अब T1 C1 को आगे खींचने वाला जो फोर्स होगा वही तो T1 है ना। अब C1 अकेले नहीं है, C1 क्या C2 भी है, C3 भी है। तो अगर मुझे T1 कैलकुलेट करना है तो इंजन को हटा के देखा तो T1 वो फोर्स था, वही तीनों को क्या कर रहा था, पुल कर रहा था। मान लो उसी तरह मुझे क्या करना है, T2 कैलकुलेट करना है। अगर मुझे T2 कैलकुलेट करना है तो T2 कैलकुलेट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, अपन C1 को हटा देते हैं। अगर ये C1 वाले इंजन को अगर मैं हटा दूं तो ये जो बाकी बचे हुए दो इंजन है, ये बाकी बचे हुए जो दो कंपार्टमेंट है C2 और C3, इसको आगे खींच के कौन लेके जा रहा है, T2 खींच के लेके जा रहा है क्या। तो अगर मुझे T2 फोर्स कैलकुलेट करना होता, अगर मुझे T2 फोर्स कैलकुलेट करना होता तो सिस्टम का मास अब कितना है, सिस्टम का मास अब है 20,000 kg और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है 2। तो T2 का वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 40,000 न्यूटन का T2 का वैल्यू आ गया क्या। बात समझ में आ रहा है। हमने क्या कर लिया, T1 कैलकुलेट कर लिया, T2 कैलकुलेट कर लिया। अब बात करें अगर मुझे T3 कैलकुलेट करना है, T3 कैलकुलेट करने के लिए मैं C2 गायब कर दूंगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि T3 ही वो फोर्स है, T3 ही वो फोर्स है जो C3 वाले कंपार्टमेंट को आगे लेके जा रहा है। तो अगर मुझे T3 कैलकुलेट करना है तो वापस से लिखेंगे मास ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, ये वापस से लिख दोगे। अब सिस्टम का मास कितना है, अब सिस्टम का मास है 10,000 इनटू एक्सेलरेशन तो अभी भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 न्यूटन। तो इस तरह से क्या करेंगे, T1 T2 T3, T1 T2 T3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ध्यान क्या रखना है, जब मैं इंजन के साथ फोर्स कैलकुलेट करते, इंजन पे कितना फोर्स लग रहा था, इंजन पे फोर्स लग रहा था 80,000 न्यूटन का, ठीक है। तो इंजन पे कैलकुलेट किया हमने। फिर जब मुझे T1 कैलकुलेट करना था तो इंजन को हटा के मैंने देखा तो बाकी जो भी एलिमेंट्स थे उनको पुल कौन कर रहा था, उनको पुल कर रहा था T1। उसी तरह अगर मुझे T2 कैलकुलेट करना था तो मैंने C1 को हटा दिया। मुझे T3 कैलकुलेट करना था तो मैंने क्या कर दिया, कंपार्टमेंट 2 को हटा दिया। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करते जाओगे, आप टेंशन क्या करोगे, कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया है। अगर ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया है तो इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपके होमवर्क में रहेगा। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है उसको, और सॉल्व करने के बाद आंसर आपको क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा मैं। ये हमारा इंजन है, इससे कनेक्ट करता हुआ हमारे पास कंपार्टमेंट 1, कनेक्ट करता हुआ कंपार्टमेंट 2, कनेक्ट करता हुआ कंपार्टमेंट 3, 3 कंपार्टमेंट ऐसे है। फिर से इंजन का जो मास है वो बोला गया है 10,000 kg, इंजन का मास 10,000 kg बोला गया है। C1 हैज अ मास ऑफ 5,000 kg, C2 हैज अ मास ऑफ 3,000 kg एंड C3 हैज अ मास ऑफ 2,000 kg, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। इस बार ये बोला गया है कि इंजन पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो नहीं बताया गया, ऐसा बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अगर ऐसा है देन फाइंड द फोर्स जनरेटेड, फाइंड द फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 T2 एंड T3। T1 क्या है, तो यहां का टेंशन T1, यहां का टेंशन T2, यहां का टेंशन T3। ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, कोशिश करना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इतना कोई मुश्किल नहीं लगेगा तुमको, तुम सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास न्यूटन के 3 लॉज अगर मेरे पास खत्म हो गए हैं तो एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है जिसकी अपने डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब वो जो स्पेशल टाइप का फोर्स है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है जो मैंने तुमको लिख के दिया है, ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करके तुम मुझे आंसर क्या करोगे, व्हाट्सएप में भेजने वाले हो। अलग से एक फोर्स देख रहे हैं हम जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। अब ये अलग से क्यों देख रहे हैं,
क्योंकि ये फोर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है। अगर ये नहीं होता तो समझ लो कि जितने भी व्हील्स बन रहे हैं, जितना भी लोकोमोशन हो पाया है, वो नहीं पॉसिबल हो पाता। ठीक है, अब फ्रिक्शन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स which opposes relative motion between two surfaces। ये फ्रिक्शन का डेफिनेशन है। फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है, ये हमेशा याद रखना, ये रिलेटिव मोशन लिखना है। सिर्फ मोशन लिखोगे तो गलत है। फ्रिक्शन मोशन को कभी अपोज नहीं करता। ये बात आप नोट करके लिख लेना। ये बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन। अगर आप मोशन को अपोज करना बोलोगे तो वो गलत स्टेटमेंट है। ये किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। अब बोलोगे सर ये मोशन और रिलेटिव मोशन में क्या डिफरेंस है, हमें तो पता ही नहीं है कि मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब तो समझ में आता है ना कि जब पार्टिकल चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन, इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। रिलेटिव मोशन समझने के लिए ऐसा समझो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, और ग्राउंड पर मैंने क्या किया है, एक क्रिकेट के बॉल को, अब ये दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है, ये बॉल है जिसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से आगे ऐसे ड्रैग कर दिया है। अभी ये ग्राउंड चलता है क्या? नहीं, ग्राउंड तो रुका हुआ है। ग्राउंड रुका हुआ है, लेकिन वो जो बॉल है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, मान लो एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ये मूव कर सकता है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म को अपन ने क्या किया है, ग्राउंड में ऐसे रखा है। प्लेटफॉर्म को क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में रख रहे हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है वो भी क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर दो, एक क्रिकेट के बॉल को रख दो और 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको आगे चला दो। बात समझ में आ रहा है? दोनों एग्जांपल मेरे पास है। एक पहला एग्जांपल ग्राउंड था जिसमें 10 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को आगे चला दिया। दूसरा एग्जांपल ग्राउंड के ऊपर एक प्लेटफॉर्म रख दिया, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बॉल को रख दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। अभी ध्यान से देखना, पहले वाले केस में ग्राउंड क्या था, रुका हुआ था। ग्राउंड रुका हुआ है और ये रुके हुए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है, ठीक है। सेकंड वाला केस अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड पे अगर मैं होता तो मुझे क्या लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा है क्या? लेकिन अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे होता तो प्लेटफॉर्म भी 10 से आगे चला गया। एक सेकंड के बाद, मान लो अभी ये यहां पे है, ये भी यहां पे है, मैं जो हूं, मैं यहां पे हूं, मैं प्लेटफॉर्म पे हूं, ठीक है, और ये भी यहां पे है। अभी हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर का डिस्टेंस है। एक सेकंड के बाद सोचो क्या होगा, एक सेकंड के बाद ये 10 मीटर आगे चला जाएगा क्या? अच्छा, ये 10 मीटर आगे चला गया, प्लेटफॉर्म भी 10 मीटर आगे चला जाएगा, और प्लेटफॉर्म पे जो मैं खड़ा हूं वो भी 10 मीटर आगे हो गया क्या? तो ये जो बॉल है, ये बॉल एक सेकंड के बाद यहां पे आ गया, मान लो मैं यहां पे आ गया। अभी भी हमारे बीच में जो गैप है वो कितना है, 10 मीटर्स का है क्या? हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहले वाले एग्जांपल में मान लो मैं यहां कहीं पे हूं, मेरे रिस्पेक्ट में बॉल आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मेरे रिस्पेक्ट में पहले क्या था, मान लो पहले मेरे पास में था, फिर 1 से 10 मीटर का गैप हो गया, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन, इस तरह से गैप बढ़ रहा है क्या? तो इस वाले केस में एग्जांपल 1 में अगर आप देखोगे तो एग्जांपल 1 में मेरे रिस्पेक्ट में बॉल जो है वो हर 1 सेकंड में 10 मीटर आगे भाग रहा है क्या? सेकंड वाले केस में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। सेकंड वाले केस में जितने रेट से मैं भाग रहा हूं उतना ही रेट से बॉल भी भाग रहा है क्या? तो हमेशा दोनों के बीच में जो गैप है, सेकंड वाले एग्जांपल में वो हमेशा 10 रह रहा है क्या? अगर हमेशा 10 रह रहा है, इसका मतलब
इसके और मेरे बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है। मोशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है। मान लो कोई ग्राउंड पे बैठा होता ना, यहां पर कोई ग्राउंड वाला बंदा होता तो उसको लगता है अरे ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन इसके और मेरे बीच में कोई मोशन हो रहा है क्या? नहीं। हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। सर नहीं आ रहा है समझ में? एक एग्जांपल समझो, ट्रेन वाला एग्जांपल समझते हैं। जब आप ट्रेन पे बैठे होते हो, कहीं जा रहे होते हो, तो आप देखना कि ट्रेन के, ये ट्रेन है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ट्रेन के इस तरफ जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो सीनरीज है, जो भी सराउंडिंग है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन तुम ट्रेन के सामने, जब भी तुम ट्रेन के सामने देखो, सामने जो बुढ़ा बैठा था स्टार्टिंग में, अभी भी वही बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो बाहर की दुनिया है, ट्रेन की जो बाहर की दुनिया है, उसके रिस्पेक्ट में तुम मूव कर रहे हो। जैसे जो प्लेटफॉर्म था जहां पे तुम बैठे थे, उस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में तुम क्या कर रहे हो? तुम आगे जाते जा रहे हो। तुम अमरावती प्लेटफॉर्म पे बैठे, तुम अमरावती स्टेशन पे बैठे, तो तुम नागपुर आ गए, तो तुम अमरावती के रिस्पेक्ट में तो मूव कर रहे हो ना। लेकिन वो जो बुड्ढा जो तुम्हारे सामने बैठा था ट्रेन में, उसके रिस्पेक्ट में तुम मूव किए क्या? नहीं। जर्नी के स्टार्ट होने से पहले भी तुम दोनों में जितना सेपरेशन था, जर्नी के बाद भी उतना ही सेपरेशन है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो ये जो मोशन होता है, एक्चुअल में जो मोशन होता है वो क्या होता है? रिलेटिव नेचर का होता है। रिलेटिव नेचर का है, इसका मतलब क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कोई पार्टिकल मोशन में है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा देखने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है भाई। मुश्किल लगेगा तुमको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ये नहीं समझोगे तो फ्रिक्शन नहीं समझ में आने वाला। सिंपल सा एग्जांपल अपन क्या बोल रहे हैं कि मान लो कोई तुमको प्लेटफॉर्म पे छोड़ने आया था, अमरावती स्टेशन पे कोई तुमको छोड़ने आया था, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम मूव कर रहे हो। लेकिन ट्रेन में जो तुम्हारे सामने बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में तुम मूव कर रहे हो क्या? नहीं। तो वही तुम उस स्टेशन वाले मैन के रिस्पेक्ट में, स्टेशन में जो तुमको छोड़ने आया था उसके रिस्पेक्ट में तुम मूव कर रहे हो, लेकिन वो जो सामने तुम्हारा बुढ़ा बैठा है उसके रिस्पेक्ट में तुम मूव नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे एक वो चलता है ना कि भाई क्या चल रहा है, लोग तुमसे पूछते ना क्या चल रहा है, तो बोलते हैं फॉग चल रहा है। ठीक है, गलत क्वेश्चन है, आंसर भी गलत है। कोई तुमसे अगर पूछता है ना क्या चल रहा है, तो तुम ये बोलना क्या चल रहा है या क्या रुका हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। सर नहीं आया समझ में? जैसे क्या चल रहा है या क्या रुका हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसको देख कौन रहा है। जैसे अगर ये इसको देखेगा तो इसके लिए चल रहा है क्या? लेकिन अगर ये इसको देखेगा तो इसके लिए चल रहा है क्या? नहीं। तो क्या चल रहा है, इसका आंसर है क्या चल रहा है या क्या रुका हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो देखने वाले पे डिपेंड करता है क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो सकते हो, किसी के रिस्पेक्ट में तुम मोशन में भी हो सकते हो साथ ही साथ। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? तो ये रिलेटिव मोशन पे ही बेस्ड हमारा फ्रिक्शन जो चैप्टर है वो होने वाला है। अब फ्रिक्शन थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, तो रिलेटिव आई होप तुमको रिलेटिव मोशन समझ में आ गया हो। तो ये जो मैंने तुमको बताया ना क्या चल रहा है क्या रुका हुआ है, ये तुम क्या करोगे? नोट बना के लिखोगे। क्या चल रहा है क्या रुका हुआ है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है देखने वाला। अगर देखने वाले के रिस्पेक्ट में ये जो मैं बता रहा हूं वो लिखना, अगर देखने वाले के रिस्पेक्ट में तुम्हारा सेपरेशन या तुम्हारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन अगर देखने वाले के रिस्पेक्ट में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी है। तो इस तरह से अपन क्या बोलते हैं कि मोशन जो है वो क्या होता है? रिलेटिव नेचर का है। अब ये फ्रिक्शन को समझने के लिए रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो रिलेटिव मोशन नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिर।